अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ द बजट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शनल बजट्स निकालेंगे। फंक्शनल बजट मतलब क्या होता है, जो कोई फंक्शन से रिलेटेड होता है। फंक्शन मतलब क्या, सेल्स, प्रोडक्शन, प्लांट यूटिलाइजेशन, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज। तो फंक्शनल बजट्स मतलब क्या है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, एंडिंग इन्वेंट्री बजट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंड बजट, R&D बजट, कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट। तो ये अलग अलग बजट्स है, ये फंक्शनल बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई किया। तो एक हमारा मेन बजट रहता, और मेन बजट के अंदर ये अलग अलग छोटे छोटे और बजट्स रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेल्स बजट। तो हमारा जो बजट रहता है, बजट की शुरुआती कहाँ से होती है, सेल्स बजट से। सबसे पहले हम ये फिक्स करते हैं कि हमें सेल्स कितना करना है, हमारा टारगेट कितना है, हमें सेल कितना करना है, हम ये फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सेल्स बजट। सेल्स फोरकास्ट इज द कमेंसमेंट ऑफ द बजटिंग। देखो बजटिंग की शुरुआत ही कहाँ से होती है, सेल्स फोरकास्ट से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कितना माल बचने वाले हैं या कितने रुपयों का सेल्स करने वाले हैं। तो इसलिए सेल्स बजट को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी इंपॉर्टेंस। द क्वांटिटी विच कैन बी सोल्ड, इसमें हम क्या देखते हैं, क्वांटिटी कितनी बिक सकती है, ठीक है। In any case, in order to chalk out a realistic program, there must be an accurate sale forecast. तो सबसे पहले हमें सेल्स का फोरकास्ट एक्यूरेट होना चाहिए। तो सेल्स बजट इंडिकेट कितनी क्वांटिटी बेचने वाले हैं और क्या सेलिंग प्राइस में बेचने वाले, ठीक है। इन एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट, पास्ट सेल्स वॉल्यूम्स आर ऑफन यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। पिछले साल कितना सेल हुआ था वो देखते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और फिर बाद में ये साल के जो भी चेंजेस होने वाले हैं, कि ये साल हम एडवर्टाइजमेंट कितनी करने वाले हैं, ये बार इंडस्ट्री में डिमांड कितनी आने वाली है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी हमारी है, ये साल की हमारी आने वाली प्राइजेस कैसी रखने वाले हैं, तो उन सब पे डिपेंड करता है। तो सेल्स बजट की शुरुआत कैसी होती है, पिछला सेल्स लेते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पिछले सेल्स में ये साल का जो सिनारियो है, ये साल कैसी एडवर्टाइज करने वाले हैं, ये साल मार्केट की कंडीशन कैसे रहने वाली है, प्राइसिंग कैसी रहने वाली है, नया कुछ रिसर्च हुआ क्या, कंपटीशन कैसी है, ये साल कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया या जूना कॉम्पिटिटर मार्केट छोड़ के चले गया। इन सारी बातों को ध्यान में रख के हमारा ये साल का सेल्स बजट बनेगा, ठीक है। Once an estimate of the sales volume is obtained, the second expected revenue can be determined. अगर हमने सेल्स वॉल्यूम डिसाइड कर लिया कि हमको कितने यूनिट्स बेचना है, मान लो 10,000 यूनिट्स, तो फिर रुपीज़ में तो हमारा आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा, 10,000 इंटू जो भी सेलिंग प्राइस है उससे सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे बाय एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स प्राइस, तो हमें क्या हो जाएगा, रुपीज़ के टर्म्स में मिल जाएगा। द पर्पज ऑफ सेल्स बजट्स आर नॉट टू अटेम्प्ट टू एस्टिमेट और गेस व्हाट द एक्चुअल सेल्स विल बी, but rather to develop a plan with clearly defined objective towards which the operational effort is directed in order to attain or exceed the objective. Hence, sales budget is not merely sales forecast. A budget is a planning and control document which shows that the management intends to accomplish. The sales budget is active rather than passive. तो सेल्स बजट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है कि हमें ये साल क्या टारगेट अचीव करना है या वो टारगेट से भी ऊपर जाना है। अ सेल्स फोरकास्ट इज अ प्रोजेक्शन और एस्टिमेट ऑफ द अवेलेबल कस्टमर डिमांड। अ फोरकास्ट रिफ्लेक्ट्स द एनवायरमेंटल और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन फेसिंग द कंपनी, whereas the sales budget shows how the management intends to react to this environmental and competitive situation. A good budget hinges on aggressive management control rather than on passive acceptance of what the market appears to offer. If company fails to make this distinction, the budget will remain more figure work exercise than working tool of dynamic management. The sales budget may be prepared under the following classification or combination: प्रोडक्ट्स और ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट, एरियाज, टाउन्स, टाइप्स ऑफ कस्टमर, पीरियड वन। तो कैसे हम प्रोडक्ट वाइज सेल्स बजट बना सकते हैं कि पेन का कितना सेल, पेंसिल का कितना सेल। हम एरिया वाइज बना सकते हैं कि अमरावती में कितना सेल होगा। हम कस्टमर वाइज बना सकते हैं कि गवर्नमेंट को कितना सेल होगा, एक्सपोर्ट कितना होगा, लोकल मार्केट में कितना सेल होगा, रिटेल डिपोर्ट्स में कितना होगा।
हम मंथली बना सकते हैं, वीकली बना सकते हैं कि जनवरी का कितना सेल होगा, ऐसे अलग अलग बना सकते हैं। ये एक इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट दिया है सेल्स बजट का, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखते हैं प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन फॉर द बजट पीरियड based upon sales budget, production capacity of the factory, planned increase or decrease in finished stock and policy governing outside purchase। तो प्रोडक्शन बजट ये काय पे डिपेंड करता है कि हम सेल्स कितना करने वाले हैं। सबसे पहले हमने बोला ना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कमेंसमेंट पॉइंट क्या है, सेल्स बजट। तो हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हम सेल्स कितना करने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं। हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है वो भी ध्यान में देना पड़ेगा कि हम नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी कितनी है। और हमने अगर सोचा है कि हमको स्टॉक बढ़ाना है या घटाना है तो वो हिसाब से भी हमारा प्रोडक्शन बजट पे इम्पैक्ट होगा। और गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्निंग पॉलिसीज आउटसाइड, पॉलिसी गवर्निंग आउटसाइड परचेज, तो इन चारों बातों पे हमारा प्रोडक्शन बजट निर्भर करेगा। स्टेटेड इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन बजट हम नंबर ऑफ यूनिट्स में बात करते हैं कि कितने यूनिट्स प्रोडक्शन करने वाले हैं। हम 1,00,000 यूनिट्स प्रोडक्शन करने वाले हैं तो ये यूनिट्स के टर्म्स में बात करता है। प्रोडक्शन बजट शुड बी केयरफुली कोऑर्डिनेटेड विद द सेल्स बजट टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स आर केप्ट इन बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड। देखो ऐसा नहीं है कि हमने सेल्स बजट बना लिया 10,000 यूनिट्स का और प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं हम 25,000 का, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस हो जाएगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएंगी। या ऐसा नहीं होता है कि हमने सेल्स बजट बनाया 10,000 का और प्रोडक्शन करेंगे सिर्फ 5,000 यूनिट का बजट होना, ऐसा नहीं होता। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना तभी हमारा सही तरीके में काम होगा। द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड टू मीट बजटेड सेल्स एंड इन्वेंटरी नीड्स फॉर ईच प्रोडक्ट इज सेट फोर्थ इन द प्रोडक्शन बजट, ठीक है। The production facility available and the sales budget will be compared and coordinated to determine the production budget. If production facilities are not sufficient, consideration may be given to such factors as working overtime, introducing shift working, subcontracting और purchasing of additional plant and machinery। हम क्या करेंगे, सेल्स को और प्रोडक्शन को मैच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही सफिशिएंट नहीं है, जैसे हमारा सेल्स बजट था 10,000 का लेकिन हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी से हम सिर्फ 8,000 यूनिट बना सकते करंट सिचुएशन के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, ओवर टाइम काम करेंगे, डबल शिफ्ट में काम करेंगे, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देंगे या फिर नया प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेंगे। इफ़ हाउएवर द प्रोडक्शन फैसिलिटीज आर सरप्लस, consideration should be given to promote advertising, reducing of prices to increase the sales, subcontracting of surplus capacity। और अगर ऐसा है कि हमारा सेल्स है सिर्फ 10,000 लेकिन हमारी कैपेसिटी है 15,000, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट बढ़ाएंगे, एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगा। या जो हमारा 5,000 यूनिट की कैपेसिटी कम चल रही है ये हम किसी को जॉब वर्क पे दे देंगे, ऐसा कुछ ना कुछ करके हम सरप्लस यूज़ करेंगे, ठीक है। वन ऑफ द कंडीशन टू बी कंसिडर्ड इन ऑल द कंपाइलेशन ऑफ प्रोडक्शन बजट इज़ द लेवल ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन। हमें स्टॉक कितना मेंटेन करना है। अभी 100 यूनिट का रॉ मटेरियल स्टॉक था हमारे पास, अब अगर हमें 100 का 100 रहने देना है तो कोई फ़र्क नहीं गिरेगा। अगर हमें 100 से 500 पे आना है स्टॉक तो हमें क्या करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, हमें हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, है ना। द लेवल ऑफ स्टॉक विल डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स। सीजनल इंडस्ट्रीज, जैसे कि रेनकोट की फैक्ट्री है, रेनकोट की फैक्ट्री कब चलेंगी, सिर्फ बरसात के दिन में रेनकोट बिकेगा, तो क्या सिर्फ बरसात के दिन में हम प्रोडक्शन करेंगे, क्या नहीं, हम प्रोडक्शन 12 ही महीने करेंगे, थोड़ा 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 करते रहेंगे 12 ही महीने। और सीज़न में थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। हम हमारे पूरे लेबर को अगर छुट्टी दे देंगे तो क्या कोई लेबर अगले सीज़न के लिए हमें मिलेगा, क्या मिल भी गया तो उसे वापस से ट्रेनिंग करो, ये सब करो। तो हम क्या करते हैं, हम 12 ही महीने फैक्ट्री चलाते, हम हमारी फैक्ट्री 12 ही महीने चलाते। बस ऐसा है कि सीज़न में पूरी फुल फ्लेज चलाते और ऑफ सीज़न में कम कैपेसिटी पे चलाते, जो जो अपने जूने लेबर है उनको कंटिन्यू रखते, ठीक है। A steady and uniform level of production to utilize the plant fully and to avoid retrenchment और lay off of the worker। तो हम धीरे धीरे 12 ही महीने चलाते हैं, ठीक है। टू प्रोड्यूस इन सच अ वे दैट द मिनिमम स्टॉक आर मेंटेन, और ऐसा भी नहीं कि हम ज़्यादा स्टॉक भी मेंटेन नहीं हो जाना चाहिए। ज़्यादा स्टॉक मेंटेन हुआ मतलब हमारा पैसा उसमें अटका हुआ है, पैसा उसमें अटका हुआ है तो हमें इंटरेस्ट लगना चालू है। तो हमें ऑप्टिमम लेवल पे सब धीरे धीरे चलना है, धीमे 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 धीमे। प्रोडक्शन बजट कैन देयरफॉर शो स्टेबलाइज प्रोडक्शन, स्टेबलाइज मिनिमम क्वांटिटी,
In the case of stabilized production, the production facility will be fully utilized by the inventory carrying cost will vary according to stock held. In the case of stabilized stock method, however, the inventory carrying will be lowest but there may be underutilization of capacity. देखो अब जैसे कि दिसंबर में रेनकोट का काम है क्या, नहीं, फिर भी हम फैक्ट्री में धीरे धीरे धीमे 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 प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी इन्वेंट्री तो बढ़ती जाएंगी, हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब स्टॉक में गुड्स आते जा रहे आते जा रहे आते जा रहे, लेकिन बिक रहा है क्या, अभी कुछ नहीं, तो हमारी इन्वेंट्री ऊपर 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 इन दी एयर जा रही है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, इन्वेंट्री बढ़ रही है तो इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ रही है, तो ऐसा तो होने वाला ही है, या फिर ऐसा होने वाला ही है। और हम धीमे 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 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसी रहेंगी, अनयूटिलाइज रहेगी। ठीक है, ये एक प्रोडक्शन बजट का प्रोफॉर्मा दिया है, पढ़ लेना है आपको वो। उसके बाद देखते हैं प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। in terms of working hour, weight or other convenient units of plant facilities required to carry out the program laid down in the production budget. The main purpose of this budget are to determine the load on each process, cost or groups of machines for the budgeted period, to indicate the process or cost center which are overloaded so that the corrective actions may be taken, working overtime, subcontracting, expansion of production, है ना, to dovetail the sales production budget where it is not possible to increase the capacity of any of the overload product process, where surplus capacity is available in every other to make effort to boost sales. अगर ज़्यादा कैपेसिटी है तो हम हमारा सेल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा सेल्स प्रोडक्शन बजट हमने बना लिया 1000 यूनिट का, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो हम 1000 यूनिट सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हम मैक्सिमम 800 यूनिट्स ही बना सकते, तो जो सेल्स बजट है उसको डाउन करेंगे, उसको हम 800 पे लेके आएंगे। डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, कितना मटेरियल लगने वाला है। इन द कंपाइलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट आर एज अंडर द क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ईच आइटम ऑफ मटेरियल हैव टू बी स्पेसिफाइड इन दिस कनेक्शन स्टैंडर्डाइजेशन साइज क्वालिटी। देखो हमने मटेरियल टॉपिक में पढ़ा था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या है, हमें पूरा स्पेसिफिकेशन देता है कि हमें एक यूनिट पेन बनाने के लिए कितने यूनिट्स रॉ मटेरियल लगेगा, कौन सी क्वालिटी का लगेगा, ये सब बता दिया था। तो पहला स्टेप वो है। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ ईच आइटम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड शुड बी सेट, वही बोल रहा है फिर से कि स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट जो भी है वो हमने डिसाइड करनी चाहिए। वाइल सेटिंग द स्टैंडर्ड क्वालिटी कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस, जो नॉर्मल लॉस होता है प्रोसेस में उसको हमको ध्यान में देना है। नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, अच्छे यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो नॉर्मल लॉस को हमको ध्यान देते हुए हमारा काम करना है। स्टैंडर्ड प्राइसेस फॉर ईच आइटम ऑफ मटेरियल शुड बी सेट, और रॉ मटेरियल कितना हमने यहाँ क्या किया, कितना स्टैंडर्ड लगने वाला है वो तो डिसाइड किया, लेकिन कितने रुपए का लगने वाला है वो भी हमने डिसाइड कर लेना है। हम क्या क्वालिटी का कितने रुपयों का रॉ मटेरियल लाने वाले हैं वो भी हमको यहाँ डिसाइड कर लेना है। ठीक है, यह है डायरेक्ट मटेरियल यूजेज का प्रोफॉर्मा, एक बार देख लेना ये आपको। इसके बाद देखेंगे परचेज बजट। द प्रोडक्शन बजट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द डिटरमाइनिंग द एस्टिमेटेड क्वांटिटीज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू बी परचेज। ठीक है, अब देखो ये कैसे सब लिंकेज है। सबसे पहले सेल्स बजट, ठीक है, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि सेल्स कितना करना है, फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि प्रोडक्शन कितना करना है, फिर हमने एक बार डिसाइड कर लिया प्रोडक्शन कितना करना है, फिर हम देख लेंगे हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, फिर उस प्रोडक्शन कितना करना है अगर हमको मालूम पड़ गया, मान लो हमको करना है 500 यूनिट्स प्रोड्यूस, तो 500 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल कितना लगता और हमारे पास कितना अवेलेबल है, फिर वो हिसाब से हम क्या करेंगे, परचेस, वो हिसाब से हम परचेस बजट बनाएंगे। ठीक है, तो सब ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले सेल्स डिसाइड करते, फिर उसके हिसाब से प्रोड्यूस कितना करना है, और प्रोड्यूस जितना करना है उसके हिसाब से रॉ मटेरियल कितने लगने वाला है, तो उसके लिए परचेस बजट। Multiplying these quantities by the expected units purchase price determines the total cost of direct material to be purchased. Two important considerations that governs the purchase budget are इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बोलो क्या था फॉर्मूला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, व्हाट्सएप करो मुझे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला बगैर देके व्हाट्सएप करो। चलो, रीऑर्डर पॉइंट विद सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर पॉइंट्स क्या थे, सेफ्टी स्टॉक्स क्या था, ये सब बताओ मुझे। द डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट helps management maintain inventory level within the reasonable limits
For this purpose, the timing of the direct material purchases should be coordinated between the purchasing and production department budget. जब प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल लगने वाला है तभी हमने यहाँ पे परचेस करना है। ऐसा नहीं कि हमको 6 महीने बाद प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल लगेगा और हम आज ही खरीद रहे हैं। तो जब प्रोडक्शन लगने वाला है उसके थोड़े दिन पहले हमने परचेस करना है, ठीक है। तो ये उसका प्रोफॉर्मा है, पढ़ना है आपको। ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना ये, तो ये सब ये आपको इजी जाएगा, सब सिंपल लगेगा आपको। पर्सनल और लेबर कॉस्ट बजट, कितना लेबर लगने वाला है उसका बजट। वन सेल्स बजट एंड प्रोडक्शन बजट आर कंपाइल्ड एंड देयर आफ्टर प्लांट यूटिलाइजेशन बजट इज सेटल्ड, डिटेल अमाउंट ऑफ वेरियस मशीन ऑपरेशन इन्वॉल्व एंड सर्विस रिक्वायर्ड कैन बी अराइव्ड एट. This will facilitate preparation of an estimate of different grades of labor required. From this, the standard hours required to be worked can be prepared. The total labor complement thus budgeted can be divided into direct and labor. ठीक है। स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ वेजेस फॉर इच, वही सब बात है कि देखो हमने लेबर, ये सब लेबर में पढ़ा था हमने, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। फिर उसका हमको स्टैंडर्ड रेट निकाल लेंगे और एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है वो भी डिसाइड कर लेंगे, और लेबर को क्या रेट से सैलरी पे करना है वो भी हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। इट डिफाइंस द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर फोर्स रिक्वायर्ड, ये बता देता है कि कितना लेबर लगने वाला है। इट इनेबल्स द पर्सनल डिपार्टमेंट टू प्लान अहेड इन रिक्रूटमेंट। अगर हमको 100 लेबर लगने वाले हैं तो ये जो हमारा HR डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट, उन्हें बता देता है हमारे पास अभी 70 ही है, तो हमें 30 लोगों को क्या करना है, रिक्रूट करना है, 30 लोगों को हमको रिक्रूट करना है। इट रिवील्स द लेबर कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चर टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बजट एंड कैश बजट फॉर फिनेंसिंग द वेज बिल्स। ये देखना है आपको, एक ऐसी सैम्पल्स है, ये सब इतने कुछ खास नहीं है, सैम्पल है, एक बार रीड कर करके देख लो, आप आंखों के नीचे से जाना चाहिए एक बार बस। प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड बजट। प्रोडक्शन ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स सच एज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, power, fuel, fringe benefit, depreciation. This estimated factory overhead cost necessary for production make up the factory overhead cost budget. This budget usually includes the total estimated cost for each item of factory overhead. The production overhead budget is useful for working out the predetermined overhead recovery rates. अब बिजनेस देखो, हमें ओवरहेड कितना लगने वाला है वो भी हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, इनडायरेक्ट लेबर। तो ये बेसिकली ये थेरी नहीं भी पढ़ेंगे ना हम तो हमको समझ में आ जाएगा, थेरी पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन बजट मतलब क्या है, हम एक एक कंपोनेंट का, एक एक फंक्शन का बजट बना रहे हैं कि हमको प्रोडक्शन में कितना खर्चा आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में कितना आएगा, परचेज में कितना आएगा, मटेरियल में कितना आएगा, लेबर में कितना आएगा, सेल्स का क्या बजट है, ये सब 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 एक एक चीज़ हम निकाल ले रहे हैं। A business may prepare supporting departmental schedules in which the factory overhead costs are separated into their fixed and variable cost element.
Such schedule enables department managers to direct their attention to those costs for which they are responsible and to evaluate performance. देखो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या हो रहा है कि हम फैक्ट्री ओवरहेड का बजट बना ले रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी फैक्ट्री ओवरहेड में कॉस्ट लग रही है उसका हम बजट बना ले रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में जब वो जो मैनेजर है जब वो एक्चुअल में ऑपरेट कर रहा है तो वो ध्यान रखेगा कि इतना बजट था, मतलब मैक्सिमम 20,000 का खर्चा होना था, मैं कहीं ज़्यादा तो खर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ तो वो देखेगा क्या गलत हो रहा है, तो वो मैनेजर्स पे भी एक चेक रखेगा। ओके, a careful study and determination of the behavior of different types of cost will be essential in preparation of overhead budget. A few examples are given below to show how the expenses are estimated. Fixed expenses are policy cost and hence they are based on policy matters. For estimating indirect labor, work study is resorted to and a flexible estimate of number of indirect workers required for each level of direct workers employed is made. One supervisor for every 20 direct workers. In regard to the estimate of consumption of indirect material, the age and condition of plant and machineries are taken into consideration. Example of factory overhead budget. ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट covers the direct material cost, direct labor cost and manufacturing expenses. After preparing direct material, direct labor and production overhead cost budget, one can prepare production cost budget. तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट क्या है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये तीन बजट बन गए तो फिर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बन जाएगा। एंडिंग इन्वेंट्री बजट, दिस बजट शोज द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स. This information is required to prepare cost of goods sold budget and budgeted financial statement. देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमारी कॉस्ट शीट देखते हैं तो कॉस्ट शीट में हम ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, ओपनिंग फिनिश गुड, क्लोजिंग फिनिश गुड, इन सब का एडजस्टमेंट करते ना, तो ये सब अगर इन्वेंट्री बजट है तो फिर हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट बनाने में आसानी होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना बजट बनाने में आसानी होगी। तो ये कुछ नहीं, हमारा जो कॉस्ट शीट है ना, कॉस्ट शीट का हम एक एक कंपोनेंट ले रहे हैं और उसका बजट बनाते जा रहे हैं, कॉस्ट शीट के एक एक कंपोनेंट को उठाते जा रहे हैं और उसका बजट बनाते जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट, दिस बजट कवर्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। वी प्रेजेंट बिलो द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टेकन फ्रॉम द वेरियस बजट ऑलरेडी इलस्ट्रेटेड। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, एक बार सैम्पल है ये। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, तो हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना खर्चा आने वाला है, मार्केटिंग पे कितना खर्चा आने वाला है। तो जो सेल्स टीम रहती है उनको भी पता होता है कि हमारा कितना खर्चा मैक्सिमम अलाउड है, अगर उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो वो भी वहाँ रुक जाएंगे, है ना। ये ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो हम देखेंगे ज़्यादा खर्चा क्यों हो रहा है। Selling and distribution are indispensable aspects of the profit earning function. At the same time, the predetermination of this cost is also very difficult. Selling cost is defined as the cost of seeking to create and stimulate demand and of securing orders. These costs are therefore incurring to maintain and increase the level of sales. All expenses connected with the advertising, promotion, sales office, salesmen, credit collection, market research, after sales service, etc. are generally grouped together to form part of the responsibility of the sales manager. While making a budget, selling costs are divided into fixed and variable. Semi-variable costs should also be separated into variable and fixed. The problem faced in preparation of selling cost budget are heavy expenditure on selling and sales promotion may have to be incurred when the volume of sales is falling. अगर हमारा सेल कम हो रहा है तो हमें सेल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, है ना। दिस विल इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ सच कॉस्ट टू द टोटल सेल्स, तो उससे क्या होगा, हमारा सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, हमारा सेलिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा। समटाइम्स इंटेंसिव सेल्स एंड प्रमोशन एफर्ट्स आर कॉल्ड फॉर इन 1 year and the benefits of such efforts accrue in the subsequent years. This makes it difficult to establish a proportion of selling cost to sales. कभी कभी क्या होता है, हम एक साल में बहुत हैवी मार्केटिंग कर लेते हैं,
प्रोडक्ट लॉन्चिंग वगैरह के टाइम पे हम एक आधी बार बहुत ज़्यादा हैवी मार्केटिंग कर लेते हैं, जिसके बेनिफिट्स हमें आने वाले कई साल तक के मिलते रहता है, मैनी ईयर्स तक मार्केट बेनिफिट्स मिलता है। तो फिर ये जो हैवी मार्केटिंग का खर्चा ये आगे के साल में कैसे अलोकेट करना, ये एक चैलेंज है। In spite of these problems, some relationship between selling cost and volume of sales has to be established, and it is the duty of the budget controller to determine the amount of selling cost to be incurred to achieve the desired level of sales volume. Using the past experience as a guide, consideration should be given to the future trend of sales, possible changes in competition in predetermination of selling cost. Distribution cost has been defined as the cost of the sequence of operations which begins with the making the packets of product available to for dispatch and ends with the reconditioned return of empty package if any available for reuse. It includes transport cost, storage and warehousing. डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाता है, प्रोडक्ट को पैकिंग करना, बॉक्स में डालना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर बाद में अगर हम टैंकर में दे रहे हैं तो टैंकर उससे वापस बुलवा लेना कस्टमर को। हम टैंकर में अगर हम ऑयल बेच रहे तो टैंकर में बेचते हैं और टैंक हमें अगर वापस देता है, वो रिटर्नेबल कंटेनर है तो तो रिटर्नेबल कंटेनर हमारे फैक्ट्री तक वापस आने तक का पूरा खर्चा कहीं में आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। प्रिपरेशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बजट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स मैनेजर। एडवर्टाइज कितनी करना है, एंड एडवर्टाइजमेंट मैनेजर when preparing the advertisement cost budget consideration should be given to the following factor. The best method of advertisement must be selected. Advertisement की best method कौन सी है वो हमें देखना है। Cost will vary according to the method selected. The maximum amount to be spent in a period say 1 year has to be decided. Advertising and sales should be coordinated. It means that the money should be spent on advertisement only when sufficient quantities of the product advertised are ready for sale. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एडवर्टाइज करते जा रहे हैं, जैसे कि हम ए बी और सी ऐसे 3 प्रोडक्ट बनाते हैं और हम ए की और बी की और सी की तीनों की एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ए और बी है, सी का तो प्रोडक्शन ही नहीं है। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, रेडी टू सेल नहीं है, उसकी एडवर्टाइज करने का है क्या, नहीं। An effective control over advertisement expenditure should be exercised and the effectiveness of the advertisement should be measured. The choice of the method of advertising a product is based on the effectiveness of the money spent on the advertisement in increasing or maintaining the sales. If the output sold increases, the production cost will come down because the economies of large scale production. अगर हमारा सेल्स बढ़ गया मतलब हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा तो हमें क्या आएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगी, जो हमने इकोनॉमिक्स में देखा था। ज़्यादा मात्रा में हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह सब हमें सस्ता मिलेगा, है ना। द अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट अप्रोप्रिएशन में बी सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स: a percentage on the total sales value of the budget period or on the expected profit may be fixed on the basis of the past experience. A sum which is expected to be incurred by the competitors may be fixed to be spent during the budget period. A fixed sum per unit of output can be fixed and added to cost. An amount is fixed on the basis of the ability of the company to spend on advertisement. An advertisement plan is decided upon and the amount to be spent is determined. तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है जब भी हम एडवर्टाइजमेंट बजट बनाते हैं तब, ठीक है। Depending upon the nature of the product and the effectiveness of the media of the advertising the company, a schedule of various method of advertisement to be used for effective sales promotion. The number of advertisements are determined and the cost calculated as per the rates applicable to each of the media selected. This is the sound method, ठीक है। हम देखेंगे रेडियो में ऐड करना है, न्यूज़पेपर पे करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, फेसबुक पे करना है, टीवी पे करना है, किस पे करना है ना। और एक बार एडवर्टाइज करने की कितना खर्चा आता है, हमें कितनी बार एडवर्टाइजमेंट करनी है, ये सारी बातें हमें ध्यान में लेनी है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देखा था ना हमने।
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव 10 मिनट में लगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट हमने देखा था, तो वही है वो। द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आर मोस्टली पॉलिसी कॉस्ट एंड आर देयरफॉर फिक्स्ड इन नेचर। द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड टू फॉलो इन प्रिपेयरिंग एस्टिमेट ऑफ दिस एक्सपेंसेस इज टू फॉलो द past experience with due regards to the anticipated change in the either general policy और द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। देखो हर चीज़ में वही है, हम हमारा पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे कि कितना खर्चा हुआ था और ये साल कितना चेंज होने वाला है, तो खर्चे में कुछ चेंजेस आने वाला है क्या, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या था, हमारा जो ऑफिस स्टाफ है उनका सैलरी, एचआर टीम का सैलरी, फैक्ट्री अपना ऑफिस का लाइट बिल, एसी का बिल, ये सारी चीज़ें आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट में। To bring such expenses under control, it is necessary to review them frequently and to determine at regular intervals whether or not these expenses continue to be adjusted. Examples of such expenses are audit fees, depreciation of office equipment, insurance, subscription, postage, stationery, telephone, telegram, office supplies. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। अब देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस बजट। Research is required in order to develop and or improve product and method. When research result in definite benefits to the company, development function begins. Research मतलब कुछ रिसर्च करना, जैसे कि कोविड-19 की वैक्सीन रिसर्च हो रही है अभी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू है उस पर। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना खर्चा हमको करना है ये हम डिसाइड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट के थ्रू। After development, formal production can commence on commercial scale and then production function starts. एक बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, तो फिर क्या करेंगे, हम उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब मार्केट में बेचने के हिसाब से हम हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। Since the areas of research and development cannot be precisely defined, the cost incurred under both the functions are clubbed together as research and development. देखो रिसर्च अलग चीज़ है और डेवलपमेंट अलग चीज़ है, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट के बीच में एक थीन लाइन ऑफ डिफरेंस है, तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दोनों को एक साथ में पकड़ लेते हैं। प्ले अ वाइटर रोल इन मेंटेनिंग द बिजनेस। अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि नोकिया, उन्होंने कोई नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया, नया इनोवेशन नहीं लाया, तो उनका बिजनेस ख़त्म हो गया। For example, automobile manufacturers and those who produce drugs spend considerable sums on R&D to improve the product. Research may be drug म्हणजे दवाया. Research may be either pure research or applied research. Increased knowledge, whereas applied research aims to producing definite result like improved methods of production. प्योर रिसर्च मतलब अभी कोविड-19 की दवाई निकाल रहे हैं हम, तो कोविड-19 की दवाई निकालना मतलब ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा एकदम प्योर रिसर्च है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च मतलब हमारे पास कैंसर की दवाई है, लेकिन हम उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो होता है अप्लाइड रिसर्च। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस शुड बी कंट्रोल्ड केयरफुली एंड हेंस अ लिमिट ऑन द स्पेंडिंग इज प्लेस्ड। द अमाउंट टू बी स्पेंड इज केयरफुली डिटरमाइंड और अलोकेटेड। द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ अलोकेशन ऑफ R&D expenses. A percentage based on total sales value. This method is good if sales value is steady from year to year. A percentage based on net profit. A total sum. देखो अलोकेशन R&D को हम कैसे अलोकेट करेंगे, सेल्स के बेसिस पे करेंगे, नेट प्रॉफिट के बेसिस पे करेंगे, या पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे करेंगे, या फिक्स्ड बेसिस पे करेंगे। 15 मिनट सो जा, या फिक्स्ड बेसिस पे करेंगे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट रिप्रेजेंट्स द प्लान्ड आउटले ऑन फिक्स्ड असेट। हम कितनी फिक्स्ड असेट खरीदने वाले हैं, लैंड कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, ये सारे खर्चे हम जो डिसाइड करते हैं वो काय में होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में होता है। दिस बजट इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल बिकॉज इट एंटेल्स लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। प्लांट एंड मशीनरी सस्ते में आती है क्या, नहीं, लाखों करोड़ों रुपया लगता है। तो ये कौन, मैनेजमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है इस पर, ठीक है। और एक बार ले लिया तो बहुत साल तक चलता है, और ये बजट ऐसा लॉन्ग पीरियड के लिए भी बना लेते हैं हम। द प्रिपरेशन ऑफ दिस बजट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग: overhead on production facilities of certain department as indicated by the plant utilization budget,
फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स टू इंक्रीज आउटपुट, हमें आउटपुट बढ़ाना है क्या, आउटपुट बढ़ाना है तो एक्सपेंशन की ज़रूरत है क्या, अगर एक्सपेंशन की ज़रूरत है तो हमको नया प्लांट मशीनरी खरीदना पड़ेगा, या जो जूना प्लांट मशीनरी है वो ज़्यादा खर्चा दे रहा है तो उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। हमें सेल्स पोटेंशियल, हम ज़्यादा बड़ा प्लांट मशीनरी ले लेंगे लेकिन उतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे लेकिन उतना सेल्स करने के लिए हमारे पास डिमांड है क्या हमारे प्रोडक्ट का, है ना। तो मेरिट्स एंड एडवांटेजेस, it outlines the capital development program and estimate the capital expenditure during the budget period. It enables the company to establish a system of priorities. When there is a shortage of fund, capital rationing becomes necessary. हमारे पास जब फंड्स कम रहते तो हमें कैपिटल राशनिंग करना पड़ता। ये आपको एफएम में देखा होगा आपने कैपिटल राशनिंग की प्रोसेस, कि हमारे पास जो पैसा है वो कहाँ पे लगाना है। हमारे पास 5-6 अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है तो कौन से ऑप्शंस पे हमें पैसा खर्च करना है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल राशनिंग। इट सर्व्स एज अ टूल फॉर कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर। इट प्रोवाइड्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फ्यूचर बजट समरीज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा रिटर्न कितना आना चाहिए, ज़्यादा तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं कर दिया, यही सारी बातें। कैश बजट, कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, अगर हमने अच्छी तकनीक की प्लांट मशीनरी ली तो हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ बजट टॉपिक, इसको आपको पढ़ना एक बार अच्छे से, ओके।